जय हिंद मित्रों। आज आप सभी के बीच मैं पूस की रात कहानी लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि हम लोग कहानियों की एक सीरीज के तहत जो कि हमारे यूपीएससी के हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में गद्य साहित्य के तहत प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ 16 कहानियों को सम्मिलित किया गया है। उन कहानियों में आप देख रहे हैं, आज सुन रहे हैं पूस की रात कहानी। पूस की रात कहानी की शुरुआत होती है एक किसान से। किसान जो कि ठंड मतलब पूस की रात कहानी का नाम ही रख दिया गया है। हल्कू जो किसान है उसकी दयनीय स्थिति का वर्णन इस कहानी में आपको मिलेगा कि क्या दयनीय स्थिति किस प्रकार हल्कू किन किन विषम परिस्थितियों से पार पाके अंततः इंसान को कोई भी चीज यानी समस्याएं उसको किस हद तक अंदर तक कुरेद देती हैं कि हल्कू को अंततः उस चीज पे खुशी मिलती है जो शायद उसके आर्थिक और जीविकोपार्जन पे एक समस्या एक आघात करती है। फिर भी जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं ना, तो हम उन चीजों से कैसे पार पाते, शायद आपको इन कहानी की यानी ये जो कहानी पूस की रात चल रही है इसके अंत तक ये बात समझ में आएगी। देखिए, पूस की रात कहानी की शुरुआत किस इस प्रकार होती है। हल्कू एक किसान है। वो आकर अपनी स्त्री से कहता है कि सहना आया है। और ये सहना कौन है? जिससे हल्कू ने क्या किया, उधारी ले रखा है और वो अपनी उधारी के पैसे को लेने आया है। लेकिन समस्या इतनी विकराल है, हल्कू जब अपनी स्त्री से आकर कहता है कि सहना आया, लाओ जो रुपए रखे हो उसे मुझे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। तो उसकी पत्नी जो मुन्नी है वो झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो थे, क्या उसको रुपए तुम दे दोगे? यानी तुम उसको रुपए दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएंगे अगर दे दोगे? माघ पूस की रात है, हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल 4 रुपए दे देंगे। मतलब वो कहती है कि फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं देंगे। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया है, कम्बल के बिना हाथ में रात को वह किस तरह नहीं जा सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों मरेंगे, बला सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। यानी हल्कू है ना, नाम में संबोधन में भले ही हल्का सा महसूस हो, पर वो बोझ तले दबा था। वो अपनी बातों अपनी नाम को ही यहाँ पे झूठा सिद्ध कर रहा था। लेकिन वो सुनने के लिए यानी सामने वाला अगर सहना सुनाता तो उसके लिए वो असहनीय पीड़ा का काम करता। इसलिए उसने कहा कि मैं पूस की रात की ठंड सह लूंगा, लेकिन अभी इसको मैं पैसे दे देता हूँ। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या वो मुन्नी आती? तो मुन्नी वो तुरंत बोलती है कि मुन्नी उसके पास दूर हट गई उससे और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय तुम, जरा सुनो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है जो किस तरह चुकाना। मतलब वो कहती है कि न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम नहीं खेती क्यों नहीं छोड़ देते, मर मर कर काम करते हो, उपज तो बाकी दे दे। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती में बाज आए मैं रुपए ना दूंगी। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि हल्कू और जो सोहना का संवाद आपने देखा, तो सोहना तो गाली देकर निकलने को तैयार नहीं, साथ में जो उसकी पत्नी मुन्नी है, मुन्नी को इसलिए इस चीज को बुरा लगता है। वो एक स्टेटमेंट कहती है, वो ये कहती है कि हम लोग क्या करें, मर मर कर काम करें, उपज हो तो बाकी को दे दो। ये तत्कालीन समस्या तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य में आप देखें कि एक कृषक की दयनीय स्थिति, उसकी दारुण दशा की कल्पना की वो खटखट कर मर रहा है और वो कह रहा है कि एक तरफ हम कमाए और जब कमाई हो मर मर कर हम कमा रहे हैं और उसकी मजूरी हमें दूसरे को दे देना पड़े। अब यहाँ पे है, वो कहती है कि पेट के लिए मजूरी करेंगे, ऐसी खेती में बाज आए मैं रुपए नहीं देने वाली। वो उसको ये भी कहती है कि क्यों नहीं खेती छोड़ देते, कोई और अवसर या और भी विकल्प की तलाश करो, जरूर मिलेगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं रखा है। हल्कू उदास होकर बोलता है, तो क्या गालियां खाऊं क्या? मुन्नी ने तड़फ कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। यानी आपने देखा जो तनी हुई भवें थी ना, हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वो मानो एक भीषण जंतु की भांति। यानी हल्कू उदास होकर बोलता है, क्या गाली खाऊं क्या दूसरे की? उसने आकर आले पर से रुपए निकाले
और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी को न तो मैं लो, किसी की धौंस न रहेगी। अच्छी खेती मजूरी करके लाओ, वह उसी में झोंक दो, उस पर से दूसरों की धौंस भी सुनो। हल्कू ने रुपए निकाले और लिए इस तरह बाहर चला गया मानो निकाल कर उसने मजूरी से एक एक पैसे काट कर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहा था, एक एक पग के साथ उसका मस्तिष्क अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात थी, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपने पुराने गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा था। जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। दो में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है क्या? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा तो मेरे साथ क्यों चला आया? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ पे हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, तभी तो तुम पीछे पीछे आ रहे। यानी यहाँ पे आप देखिए ना कि किस प्रकार हल्कू हल्कू की जो स्थिति उसको ठंड लगती है, लेकिन एक मासूम आपने देखा कि एक स्थिति दिखाई गई कि एक जंतु जो झबरा कुत्ता उसके प्रेम की वजह से उसके साथ चला जाता है, ये संबोधित करता है कि अपने कुत्ते को कि झबरा तुम मेरे साथ इसलिए चला आएगी, तुमको लगा मैं वहां हलवा पूरी, मतलब कि पूस की रात में मैं ठिठुरने आया था और तुम भी मेरे साथ ठिठुरने आ गए। और इस तरह झबरे ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जवाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूकू से नींद आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आइयो मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रात पछुआना जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठो फिर एक चलम भरो। किस तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुके। ये खेती का मजा है। और एक एक भगवान, मतलब ये कहते कि एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे हैं, लियाफ है, कम्बल है, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की बखूबी है, मजूरी हम करे मजा दूसरे। यहाँ पे देखिए तंज कसा गया है, यानी आप देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि ये पूस की ठंड हम लोगों के लिए है, हम कृषक के लिए, हम गरीबों के लिए है। ऐसे बहुत से लोग पड़े हैं जिनके पास ठंडी जाकर भाग आती क्योंकि उनके पास मोटे मोटे कंबल है। और बहुत ही ये मार्मिक बात है कि वो कहते हैं कि मजूरी हम करें मजा दूसरे लूटे। यानी आप देखिए तत्कालीन टैक्स प्रणालियां वगैरह जो रही होंगी, है ना, उन सामयिक मुद्दों को केंद्र में रखते हुए, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बताया गया है कि उस समय भी लगान जैसी व्यवस्था में एक कृषक समुदाय किस प्रकार पिस रहा था। वही चीज बार बार वही दर्द, चाहे आपने देखा कि उनकी पत्नी मुन्नी के द्वारा वही चीज निकल रहा था कि आप मजूरी छोड़ दो, कोई और अवसर देख लो, साथ ही साथ अंततः इनके भी मुंह से निकल जाता है कि हम क्या करें, मजूरी हम करें मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। चलकू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दी और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसका गर्म जो सांस था, उस गर्म सांस से राहत मिली। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए अब की तो सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इसी करवट लेता, कभी उस करवट पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह उसे रहा नहीं गया तो उसने झबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जा न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे नहीं मिला था। ये देखिए एक स्थिति, यानी उस कुत्ते को जिसमें बताया जा रहा कि न जाने किस प्रकार की दुर्गंध आ रही थी, वो जाड़ा, वो पूस की रात ने चाहे वो विवश किया हो। प्रेम तो है, यानी एक तरीके से हमारे यहाँ पे भारतीय संस्कृति में भी जंतुओं से प्रेम की तो व्याख्या है, लेकिन वो परिस्थिति निर्मित करती है कि हल्कू को भले ही उससे दुर्गंध आ रहा है, परंतु उस जाड़े से, उस ठिठुरन से वो कैसे बचे। अंततः वो अपनी गोद में जबरा कुत्ते को लेकर थोड़ा सा गर्माहट का एहसास करता है। और इस तरीके से देखिए, जब वो गर्माहट का एहसास करता, अनुभव जो उसको महीनों से नहीं मिला था, यानी उसकी स्थिति एक दिन की नहीं है, ये स्थिति उसकी महीनों की है। जबरा
शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उसे कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत नहीं था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया, नहीं इस अनोखी मैत्री ने जिसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे, पर उसका एक एक अणु प्रकाश में चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर पर दौड़ पड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धतकाना शुरू करा। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम नहीं हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा था। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू की खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और जलकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख तो समझेगा कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। अभी इस कुत्ता जो झबरा है उसके साथ ये स्थिति तो ये होती। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। झबरा ने उसे आते देख तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे। ठीठे हो जाएंगे तो फिर आकर वाएंगे, सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। जबरू ने भी उसके साथ जो हुआ, यानी जबरा जो उसका कुत्ता होता है, वो भी उसके साथ कूकू करके सहमति प्रकट करते हुए आगे आगे बगीचे की ओर चल पड़ा। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्ष में ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुआ आया। हल्कू ने कहा, कैसी महक आ रही है, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गल जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वृक्ष पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उसे अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलते मचलते हुए जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा नहीं सकता। उसने जबरा से कहा, क्यों जबर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबर ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय नहीं सूझा था? नहीं, इतनी ठंड हम क्यों खाते? जबरा ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूट कर पार करे, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा। जबरा ने उस अग्निराशि को और कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देने नहीं तो कल लड़ाई होगी। ये कहता हुआ उछला और अलाव के ऊपर से सांप निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात नहीं थी। जबरा आग के गिर्द घूम कर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के पास फिर आ गया। अब पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर से वही अंधेरा। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया। शायद नीलगांव का झुंड हो। उनके कूदने दौड़ने की आवाज साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में घर रही है।
उनको चबाने की आवाज चुरचुर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भुगता रहा, उसके पास नहीं आया। फिर खेत के चले जाने की आहट। अब वो अपने को धोखा नहीं दे सकता। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा ददाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना, असूझ जान बैठ पड़ा। वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लिहो लिहो करके उसने बोला, जबरा भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी। पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला विश्व के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी जो ठंडी देह है उसको गरमाने लगा। जबरा अपने गले फाड़ने लगा, मतलब फाड़े डालता था। नीलगाय खेत को सफाया कैसे कर डालती, और इस तरह हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। आग कार्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। यानी उसको गर्माहट मिली हल्कू को, और हल्कू जो है वहां पे क्या हुआ कि शांति से जो है सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई है, और जब चारों तरफ धूप फैल गई तो और मुन्नी कह रही थी कि क्या आज सोते ही रहोगे, तुम यहाँ आकर रम गए। और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत को सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़िया डालने में क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपनी खेत की पड़ी है। यानी इतने दिन से हल्कू जो है पूस की रात में, पूस की ठंड में जबरा कुत्ते के साथ अपने खेत को किस तरीके से सुरक्षा कवच की तरह, है ना, एकदम बना हुआ था, वहां पे डटा हुआ था। लेकिन एक समय जब वो थोड़ा सा गर्माहट महसूस किया, और उस गर्माहट में आपने देखा कि उसको नींद आ गई, और नींद और अच्छी खासी आपने देखी कि फसल भी ऐसी वैसी नहीं, फसल बिल्कुल लहला रही थी, और बिल्कुल वो एकदम ध्यान से चीजों को देख रहा था, समझ रहा था। लेकिन वही चीज है ना कि विषमता और समस्या, ऐसी समस्या नहीं, आर्थिक आर्थिक जीविकोपार्जन का साधन था ये लहलाती फसल। लेकिन क्योंकि वो ऐसी स्थितियों से, ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा था कि उसे बिल्कुल ये चीज लगा ही नहीं कि जब जब पूस की रात आती हमें उन्हीं तकलीफों, उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके सामने अगर मेरा खेत जल भी गया तो मुझे इसकी परवाह नहीं पड़ती। इस कहने में और जो हुआ उसके अंतर को हम समझ नहीं सकते कि वो किस तरीके से उसका दर्द था। उसका दर्द था उस पूस की रात में, उस ठंड का दर्द था। दर्द वो था कि जब वो कहता कि हम कमाते और ले कोई और, यानी मजूरी खटके हम करे, उसका फायदा कोई और ले। इस तरह जब वो जलते हुए खेत में, मतलब जब वो सो गया, सुबह उठा, मुन्नी आंखें जगाई कि तुम सो गए, पूरा खेत जल रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चला, सारे खेत का तो सत्यानाश हो गया, भला ऐसे कोई तुम्हारी जैसा सोता है? हल्कू ने बहाना किया, अरे मैं तो मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांट पर आए। देखा सारा खेत क्या है, सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है, और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, गत की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। यानी कहानी के अंत में जो इन्होंने कहा, हल्कू ने कहा कि अब वापस हमें इस तरह पूस की रात में इतनी ठंड में वापस फिर से सोना नहीं पड़ेगा। और साथ में ही जो हल्कू की प्रसन्नचित मुद्रा है, वो प्रसन्नचित मुद्रा जो हल्कू का है ना, वो इस स्थिति को बयां कर रहा है कि वो इस स्थिति में भी कितना ज्यादा, मतलब अपने को प्रसन्नचित महसूस कर रहा है, अपने को खुश महसूस कर रहा। वो इसलिए महसूस कर रहा कि वो उस समस्या को फिर से झेलना नहीं चाह रहा था। उसे लग रहा था कि हाँ, मजदूरी करके हम जीवन यापन कर सकते। लेकिन आपने देखा मुन्नी को इस बात की बिछोह है कि इतना लहलाता फसल, पहले से ही हम कर्ज के नीचे दबे, फिर से हमारी वही स्थिति आ जाएगी तो हम कैसे पार पाएंगे और कैसे कर्ज चुका पाएंगे। तो आपने पूस की रात कहानी के माध्यम से आपको तत्कालीन परिस्थितियों में जो किसान की दशा थी, साथ में कभी कभी समस्याएं हमको परिस्थितियों के वशीभूत इस प्रकार बना देती हैं कि जो हमारे खुद के यानी जीव को लंबन साधन होते हैं, हम उनको भी दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि
हम उन परिस्थितियों से लड़ते लड़ते थक चुके होते हैं। यही चीज होता हल्कू किसान के साथ। और हल्कू किसान, हल्कू कृषक के मुंह से लास्ट में जो पंक्ति मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा कहलवाया गया है कि रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा, इस कहानी की केंद्रीयता, इस कहानी का जो मूल अंश है, आप कह सकते हैं दर्द है, वो इनके माध्यम से, यानी इस कहानी के इस पंक्ति के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने हल्कू से कहलवा दिया है। आज के लिए इतना ही, बाकी ये सीरीज चलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।